afternoon, 6th class. Myself Pooja, your assistant teacher. Students, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पाठ 2 ग्लोब एवं पृथ्वी को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः ग्लोब को पृथ्वी जैसा ही आकार दिया गया है। आपने विद्यालयों में ग्लोब अवश्य देखा होगा। इसकी संरचना भी पृथ्वी के समान झुकी हुई अवस्था में की गई है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब को पृथ्वी जैसा ही आकार दिया गया है, ठीक है। इसकी संरचना भी कैसे की गई है? पृथ्वी के समान झुकी हुई अवस्था में की गई है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसकी संरचना भी, जो ग्लोब है, इसकी संरचना भी कैसे की गई है? पृथ्वी के समान की गई है। देखिए बच्चों, यह संपूर्ण पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। इस पर पर्वतों, नदियों, देशों, द्वीपों एवं महाद्वीपों, सागर एवं महासागरों की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देखो बच्चों, इस ग्लोब पर, ये जो ग्लोब है, इस पर हम पर्वत देख सकते हैं, नदियाँ देख सकते हैं, देश देख सकते हैं, हम द्वीप देख सकते हैं, महाद्वीप देख सकते हैं, महासागर देख सकते हैं, ठीक है। इन सब की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ग्लोब में रंगों का प्रयोग के द्वारा प्रत्येक स्थान का चित्रण किया गया है। इस ग्लोब में रंगों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है? प्रत्येक स्थान का चित्रण किया गया है। मतलब कि बताया गया है कि जहाँ हरा रंग है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ नीला रंग है वहाँ पानी है, ठीक है। जल वाले भाग को नीले रंग से एवं शेष पृथ्वी को हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप एवं 4 महासागर हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 4 महासागर कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, 7 महाद्वीप के नाम हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ठीक है। ये क्या हैं? ये 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं, ठीक है। कौन कौन से? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो आइए बच्चों, हम ये महासागर ग्लोब में देखते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, हम इस ग्लोब में देखेंगे, फर्स्ट हमारा जो महासागर है वो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, मतलब कि प्रशांत महासागर। सेकंड देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मतलब कि अटलांटिक महासागर। यहाँ आप नीचे की तरफ बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, मतलब कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो देखिए बच्चों, हमने अभी अभी 4 महासागर को देखा ग्लोब के अंदर। देखिए बच्चों, अब हम ग्लोब की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यदि पूरे ग्लोब को देखा जाए तो इस पर ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व एवं समांतर रेखाओं का जाल बना होता है। ये रेखाएं क्या हैं? आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, और इधर से ये एक जाल के रूप में बन गया है ना, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं? आइए हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर खींची हुई ये रेखाएं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों व देशों की
सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन रेखाओं से हम विभिन्न स्थानों, जगह जगह के स्थानों और देशों की सही स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ये रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने वाली अक्षांश रेखाएं। पूरब से पश्चिम मतलब कि पूरब से पश्चिम, जो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, इन्हें हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप इस ग्लोब में भी देख सकते हैं। देखिए बेटे, जो ऊपर से नीचे की ओर जो ये रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, ये वाली रेखाएं, ये सब, ये कौन सी हैं? ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर आ रही हैं, तो ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। और जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जा रही हैं, ये जो इस तरह की रेखाएं हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी रेखाएं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी को ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, ये रेखा, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है और ये सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है। देखिए बच्चों, जैसे इसके अंदर बताया है कि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको ये इधर वाली रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, ये काट रही हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अक्षांश रेखा। ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरने वाली, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा ग्लोब को मध्य से दो भागों में विभक्त करती है। इस मध्य रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, अगर हम इसका ऊपर का सिरा उठा दें और नीचे का सिरा नीचे कर लें तो ये दो भागों में बराबर विभाजित हो जाएगा। ये वाली लाइन जो होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, इस प्रकार अक्षांश रेखाओं का क्रम 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण तक है। देखो बच्चों, ये जो अक्षांश रेखाओं का जो क्रम है वो कहाँ तक है? 90 डिग्री उत्तर तक है और 90 डिग्री दक्षिण तक है। 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण को 10 डिग्री के समांतर पर एक रेखा का क्रम दिया गया है। इस क्रम के अनुसार ये रेखाएं उत्तर की ओर 9 एवं दक्षिण की ओर भी 9 होती हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोणों के संपूर्ण माप, ठीक है, मतलब कि जो कोण होते हैं, एक जो सर्कल होता है उसका पूरा माप कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर 90 डिग्री और पूरब से पश्चिम की ओर 90 डिग्री। तो ये जो पूरे कोणों का जो योग होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। देखो 90, 90, 180 और 90, 90, 180। तो 180, 180 कितने हो गए? 360। तो देखिए बच्चों, ये कितने का होता है इसका योग? कोणों का 360 डिग्री का होता है संपूर्ण माप। अतः मध्य की विषुवत रेखा उत्तर एवं दक्षिण की ओर ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि अक्षांश रेखाओं की दूरी एक समान होती है। जो अक्षांश रेखा होती है उनकी जो दूरी होती है वो एक समान होती है, अतः इन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, समांतर अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी संपूर्ण ग्लोब पर एक समान ही होती है। जो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है, ठीक है,
मतलब कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अक्षांश रेखा कौन सी होती है, जो पूरब से लेकर पश्चिम की ओर खिंचती है, ठीक है। मतलब कि ये वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। अब देखिए बच्चों, हमने ये तो जाना कि इन दोनों के बीच की दूरी समान होती है, मगर अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी होती कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी, चाहे आप ये वाला ले लीजिए, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी ले लो, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी ले लो, इन दो रेखाओं की, आप अक्षांश के किसी भी दो रेखाओं के बीच की दूरी ले लो, वो समान होगी, ठीक है। और वो कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। इनकी दूरी कौन सी कितनी होती है, इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो विषुवत रेखा किसी भी ग्लोब की सबसे बड़ी रेखा होती है। और देखो बच्चों, जो विषुवत रेखा होती है, जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, ये जो रेखा होती है वो ग्लोब की सबसे बड़ी रेखा होती है। इसके ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर खींची गई रेखाएं क्रमशः छोटी होती चली जाती हैं। देखो बच्चों, जब ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ये और छोटी हो जा रही है ऊपर की ओर, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, चाहे ऊपर से नीचे की ओर जाएं या फिर नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे की ओर जाएं, ठीक है, या यहाँ पर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर जाएं, तो ये क्या होगा, ये छोटी होती चले जाती हैं ये रेखाएं। देखिए बच्चों, जिनका समापन ऊपर उत्तरी ध्रुव एवं नीचे दक्षिणी ध्रुव पर होता है, जिनका समापन जो होता है, ठीक है, वो ऊपर उत्तरी ध्रुव, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर होता है, जो केवल बिंदु जैसा दिखते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क ये है बच्चों कि जितना मैंने पाठ आपको पढ़ाया है, आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू।